गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था और आज हम मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की चर्चा करेंगे। कोई भी साम्राज्य होता है वो अपने योग्य शासकों के कारण उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, परंतु जब उस साम्राज्य के प्रतिभाशाली शासकों के उत्तराधिकारी कमज़ोर होते हैं तो उसके पश्चात साम्राज्य का पतन स्वाभाविक ही तय है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम पतन का कारण मुख्य है अयोग्य उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य में योग्य एवं प्रतिभाशाली शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और मौर्य सम्राट अशोक, इनके बाद में कोई प्रतिभाशाली एवं कूटनीति के शासक नहीं हुआ और अयोग्य शासक के कारण साम्राज्य में अव्यवस्था फैलनी स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार विश्व में, भारत में अन्य साम्राज्य भी अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण काल के ग्रास होते गए, इसी तरह है मौर्य साम्राज्य में भी अयोग्य उत्तराधिकारी हुए, जिससे साम्राज्य का प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल पाया और मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। जितना विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उसके बाद मौर्य सम्राट अशोक ने किया, उस साम्राज्य को अयोग्य उत्तराधिकारी संभाल नहीं सके और तदंतर मौर्य साम्राज्य पतन की ओर खड़ा हुआ। केंद्रीय एक बात और है, अयोग्य उत्तराधिकारी जो ये इस नीति के प्रमुख यानी इतिहासकार डी.एन. झा ने बताया है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण हुआ था। अगर आप इन कारणों के साथ साथ में जो इतिहासकार ने जिस प्रकार बताया उसका उल्लेख करते हो तो आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। तो अयोग्य उत्तराधिकारी का ये जो कारण है, ये डी.एन. झा ने, इतिहासकार ने बताया, इस पर बल दिया है। दूसरा कारण है केंद्रीय प्रशासन का कमजोर होना। विशाल मौर्य साम्राज्य को संचालित करने की क्षमता योग्य शासकों में होती है और लेकिन मौर्य सम्राट अशोक के बाद में शासकों की कमजोरी के कारण केंद्रीय प्रशासन शिथिल पड़ गया और केंद्रीय प्रशासन का प्रांतों पर भी अधिकार नहीं रहा। प्रांतों में भी स्वेच्छाचारी शासन होने लगा और मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद में उनके उत्तराधिकारियों के समय में उनके पुत्र और पौत्रों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। और इतिहासकार रोमिला थापर ने मुख्य रूप से केंद्रीय प्रशासन के शिथिलन का ही मौर्य साम्राज्य की पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया है। इतिहासकार रोमिला थापर का कहना है कि उस समय केंद्रीय प्रशासन का शिथिलन होने से मूलभूत राष्ट्रीय एकता नहीं थी और अप्रशिक्षित नौकरशाही के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अत्यधिक कर लगाना। कौटिल्य अर्थशास्त्र में काफ़ी मात्रा में करों के बारे में बताया गया कि मौर्य काल में इतने प्रकार के कर लिए जाते थे, जिससे क्या हुआ कि जनता पर भार पड़ा और मौर्य वंश के शासकों ने देश को एक केंद्रीय सत्ता में लाने के लिए काफ़ी युद्ध लड़े और इस विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना भी रखी। इनके लिए जनता से विभिन्न कर लगा के धन इकट्ठा किया और अशोक ने बौद्ध संघ को भी काफ़ी मात्रा में दान दिया था, स्तूपों विहारों का निर्माण करवाया था, जिससे प्रजा पर नए नए कर लगाकर ही धन संग्रह किया। इस प्रकार जिससे क्या हुआ, प्रजा में असंतोष फैला
और असंतोष का क्या परिणाम हुआ कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसलिए मौर्य शासकों द्वारा जनता पर अत्यधिक मात्रा में कर लगाए गए, जिससे मौर्य साम्राज्य पतन के कगार पर खड़ा हुआ। प्रांतीय शासकों के अत्याचार। जब केंद्रीय शासक योग्य होता है, कल्याणकारी होता है, तो प्रांतों पर नियंत्रण रहता है, परंतु जब प्रशासन शिथिल हो गया और उन मौर्य सम्राट अशोक के समय भी कई प्रांतों में विद्रोह हुआ था, इसलिए जो प्रांतीय शासक थे वो जनता पर अत्याचार करते थे। बौद्ध ग्रंथों से तक्षशिला में भी दो विद्रोह हुई उनकी जानकारी मिलती है कि पहला बिंदुसार के शासनकाल में हुआ और दूसरा अशोक के समय हुआ। दोनों ही विद्रोहों का मूल कारण राज्याधिकारियों द्वारा अत्याचार तथा प्रजा का शोषण था। यानी प्रांतीय जो शासक थे वो जनता पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, अत्यधिक मात्रा में कर लेते थे और जनता के कल्याण के लिए कार्य नहीं करते थे। अशोक के कलिंग लेखों से भी जानकारी मिलती है कि प्रांतीय अधिकारी लोगों को अकारणीय बंदी बनाकर उनका शोषण करते थे, जिस कारण प्रांतों में शासकों के अत्याचार बढ़े और मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ब्राह्मण विरोधी नीति। इतिहासकार डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति को मौर्य साम्राज्य के लिए पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया है। ध्यान रखना, ये ब्राह्मण विरोधी नीति के प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री। उनका कहना है कि अशोक की बौद्ध नीति से ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई और उसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। यानी अशोक ने ब्राह्मणों का पक्ष नहीं लिया और बौद्ध लोगों को या बौद्ध संघ को काफ़ी मात्रा में धन दान दिया, ब्राह्मणों का तिरस्कार किया, उनकी अवहेलना की, जिससे वे मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक बने। और ब्राह्मणों ने मौर्य सम्राट अशोक के विरुद्ध षड्यंत्र भी किए और जनता को भी भड़काया, जिससे क्या हुआ कि आम जन है वो मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो इस प्रकार कि अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अनेक कार्य किए और बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध संघ को काफ़ी मात्रा में दान दिया, बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया, और जिससे ब्राह्मणों में विरोध पैदा हुआ और उन्होंने मौर्य साम्राज्य का शासकों का विरोध करने लगे। तो इस प्रकार इस मत के प्रतिपादक डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अशोक की अहिंसक व शांतिप्रिय नीति। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी इस मत के प्रतिपादक हैं। यानी इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने अशोक की अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया है। उन्होंने उनका कहना है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध विजय की नीति का त्याग कर दिया था और धम्म विजय की नीति लागू की थी, जिससे उसका सेना थी वो शिथिल हो गई और नए सैनिकों की भर्ती नहीं की, और जिस कारण से उसकी इस नीति से उसके उत्तराधिकारियों के समय में साम्राज्य पर आक्रमण हुए और मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इस प्रकार उनका कहना है कि अगर मौर्य सम्राट अशोक ये नीति नहीं अपनाता तो उनका पतन नहीं होता। आर्थिक संकट। इतिहासकार डी कोसाम्बी इस मत के प्रतिपादक हैं। उनका कहना है कि साम्राज्य की राजकोष को बढ़ने के लिए या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राजकोष खाली हो गया और अंत में ये स्थिति आई कि युवराज संप्रति ने अशोक के धनदान को ही रुकवा दिया, क्योंकि उसका कहना था कि राजाओं की शक्ति के लिए राजकोष का रहना जरूरी है। और अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया
और धीरे धीरे बहुत से प्रांत उसकी अधीनता से मुक्त हो गए। इससे साम्राज्य की आय काफ़ी कम हो गई और धन के अभाव के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो इस प्रकार यानी रुपये पैसों की कमी हो गई, आर्थिक स्थिति डावाडोल होने से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आप नोटबुक और पेन साथ में रखा करो और जो पॉइंट्स हैं उनको नोट किया करो और जो इम्पोर्टेंट बात आपको बताई जाती है वो आप नोट किया करो साथ में, जिससे आप होम असाइनमेंट करने में भी आसानी रहे और आपके याद भी हो सके। ये बात निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि जितना आप होमवर्क करोगे, होम असाइनमेंट करोगे, नोट्स में जो कुछ लिखोगे, उससे आपके परिणाम काफ़ी अच्छे परीक्षा में रहेंगे। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से मेहनत करें और होम असाइनमेंट भी करें और वीडियो को ढंग से सुने, इसे लाइक भी करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।